अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 32 विच इज़ द सिम्टम्स ऑफ ओरल एंड फेरेंजियल डिजीज़। ठीक है, कौन से सिम्टम्स होते हैं फेरेंक्स की और ओरल डिजीज़ में। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि पेशेंट्स जो आते हैं ना ओरल और फेरेंजियल डिजीज़ के साथ, वो हमें प्रेजेंट करेंगे विथ वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स। ये सारे हैं। तो इनमें जो है एक तो सबसे पहले सोर थ्रोट, या कहेंगे कि हमारा गला ख़राब है। ठीक है, सोर थ्रोट या पेन इन द थ्रोट। इसके अलावा पेशेंट कहेगा कि मुझे डिस्फेजिया है या ऑडिनोफेजिया, पेनफुल स्वेलिंग या डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग या पेनफुल स्वेलिंग। ठीक है, इसके अलावा वो कैसे कह सकता है कि मुझे सलाइवेशन की डिस्टर्बेंसेस है, मुझे टेस्ट नहीं आ रहा किसी चीज़ का, राइनोलेलिया। ठीक है, नोज से मेरी जो है ज़्यादा आवाज़ आ रही है या कम आ रही है, रेजोनेंस नहीं हो रही। आगे हम डिस्कस करेंगे क्या होता है राइनोलेलिया। इसके अलावा पेशेंट जो है वो एबनॉर्मल अपीयरेंस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। क्रिसमस कहेगा मुझे है, सारे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, माउथ अल्सर, बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ, हेलिटोसिस, फीलिंग ऑफ लम्प इन द थ्रोट, कफ, ब्लीडिंग, डिसआर्थरिया, फॉरेन बॉडी, नेज़ल रीगर्जिटेशन, नेक मास या स्वेलिंग, या फिर कोई और सिम्टम लाइक फीवर, एयर एक्ट एंड डेफनेस। अच्छा, तो इसमें सबसे पहला जो है सिम्टम वो हम डिस्कस करते हैं विच इज़ सोर थ्रोट। ठीक है, जो पेशेंट ज़्यादातर कहते हैं कि हमारा गला ख़राब है। तो ये सोर थ्रोट क्या होता है? मोस्ट कॉमन फेरेंजियल डिजीज़ होती है। इसमें मतलब पेशेंट कहता है कि मुझे पेन है गले में, या इरिटेशन हो रही है, डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इस तरह की कंप्लेन करेगा, पेन, इरिटेशन, डिस्कम्फर्ट। अब सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ये सोर थ्रोट जो है ये अक्यूट भी हो सकता है, उसको क्रोनिक भी हो सकता है। तो इसमें जो मोस्ट कॉमन कॉजेज़ हैं इस सोर थ्रोट होने की, यानी पेन जो हो रहा है, डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन, उसकी वजूहत होती है मोस्ट कॉमन। नंबर 1, अक्यूट या क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस। ठीक है, उसमें क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं, चिल्ड्रन, उनमें अक्यूट टॉन्सिलाइटिस जो है मोस्ट कॉमन कॉज होता है। टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से उनको सोर थ्रोट होता है। इसके अलावा या फिर अक्यूट एंड क्रोनिक फेरेंजाइटिस के साथ, ठीक है, यहाँ पे फिगर में दिखाया गया बैक्टीरियल फेरेंजाइटिस होगी। ये पीछे फेरेंजियल वॉल है, उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ये भी मोस्ट कॉमन कॉज होता है, लेकिन ये इसमें जो क्रोनिक फेरेंजाइटिस है ना, वो मोस्ट कॉमन कॉज बनती है सोर थ्रोट का एडल्ट्स में। ठीक है, और इसके अलावा क्विंसी के साथ भी, क्विंसी एक अलग टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे। इसको पेरिटॉन्सिलर एब्सिस भी कहा जाता है, जिसमें हमारी जो टॉन्सिल है और जो वॉल है पीछे फेरेंजियल, उसके दरमियान जो है पस की कलेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी पेशेंट सोर थ्रोट के साथ प्रेजेंट करेगा। फेरेंजियल डिफ्थेरिया में जो सूडो मेम्ब्रेन्स वगैरह बन जाती है फेरेंजियल डिफ्थेरिया, उसमें भी उसका सोर थ्रोट होगा। रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, पैराफेरेंजियल एब्सेस, ग्लैंडुलर फीवर, विंसेंट्स एंजाइना। विंसेंट एंजाइना भी अलग टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। मतलब उसमें जो फेरेंक्स की भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है और टॉन्सिल्स की में किसी फ्यूसिफॉर्म बैक्टीरिया वगैरह की वजह से, तो उसमें भी सोर थ्रोट होता है। और ग्लैंडुलर फीवर जो एब्स्टेन बार वायरस की वजह से हो इन्फेक्शन, तो उसकी वजह से होगा। ठीक है, सोर थ्रोट। ल्यूकीमिया में भी सोर थ्रोट होता है। अगर कोई टोबैको यूज़र है, अल्कोहल या स्मोकिंग करता है, तो उसको भी सोर थ्रोट होता है। ठीक है, एसिड रिफ्लक्स की वजह से, गर्ड जो होता है, उससे भी सोर थ्रोट की कंप्लेन होती है। बर्न्स या कोरोसिव इंजरी हो जाए थ्रोट में, फॉरेन बॉडी की वजह से एब्रेशन हो तो सोर थ्रोट होता है। ऑरल एंड फेरेंजियल मैलिग्नेंसीज, ठीक है, वहाँ पे कोई मैलिग्नेंसी हो, या ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नर्व सप्लाई करती है, तो उसका न्यूरैल्जिया जो है वो सोर थ्रोट करवाएगा। अब जो डिटेल हिस्ट्री हमने लेनी होती है कि पेशेंट कहेगा कि मुझे सोर थ्रोट है या गले में पेन है, तो वो हम किस तरह लेंगे। उसमें सबसे पहले हम पूछेंगे आपको ड्यूरेशन, आपको कब से है ये सोर थ्रोट, गला ख़राब। ठीक है, उसका ऑनसेट अचानक से आपका गला ख़राब हुआ है या फिर इसको ग्रेजुअली हुआ है। ठीक है, ऑनसेट पूछेंगे। प्रोग्रेस पूछेंगे कि वो बढ़ता जा रहा है या कम हो रहा है, प्रोग्रेशन कैसी है इसकी। सिवियरिटी के बारे में, मतलब बहुत ज़्यादा सिवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। कैरेक्टर किस तरह का है सोर थ्रोट का, यानी वो शार्प किस्म का है, स्क्रैचीनेस है, किस तरह का वो पेन है, कैरेक्टर पूछेंगे। और किस चीज़ से आपका ये गले का दर्द जो है, पेन वगैरह रिलीव हो रहा है, और एग्रेवेट किन फैक्टर्स से हो रहा है, वो फैक्टर्स पूछेंगे। साथ में आपको कौन से सिम्टम्स है, फीवर तो नहीं है इसके साथ, या खांसी वगैरह। ठीक है, वायरल इन्फेक्शन में जो कॉमनली होता है, गर्ड तो नहीं है, तो ये सिम्टम्स पूछेंगे। और डिग्लूटिशन पे उसका इफेक्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, जब आप जो है स्वेलो करते हैं, तो उसके दौरान जो अगर पेन हो रहा है पेशेंट को स्वेलोइंग के दौरान, उसको हम कहते हैं ओडिनोफेजिया। ठीक है, पेन दैट अकर ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग। तो ये हमने ज़रूर पूछना होता है कि स्वेलिंग के साथ सोर थ्रोट का क्या ताल्लुक है, कि ओडिनोफेजिया हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक हो गया, यहाँ पे सोर थ्रोट कंप्लीट हुआ। उसके बाद अगला हमारा सिम्टम है डिस्फेजिया। ईएनटी वार्ड में आपने बहुत से पेशेंट देखे होंगे कि डिस्फेजिया की कंप्लेन के साथ आते हैं। डिस्फेजिया का मतलब होता है कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग। पेन इन स्वेलिंग को ओडिनोफेजिया कहेंगे, और डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग जो है, जिसमें डिफ़िकल्टी हो रही है पेशेंट को स्वेलो करते हैं, उसको डिस्फेजिया कहेंगे। अब स्वेलोइंग का एक्ट जो है वो हमने
पहले भी डिस्कस किया, 3 स्टेजेस में होता है, बक्कल होता है, फेरेंजियल और ईसोफेजियल। लास्ट 2 जो है वो इनवॉलंटरी होते हैं, लेकिन बक्कल फेज जो है स्वेलिंग का हम खुद करते हैं, वॉलंटरीली होता है। ये पिछली वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया। तो डिस्फेजिया जो है वो होगा इन द पैथोलॉजी अफेक्टिंग 1 और मोर स्टेजेस ऑफ द स्वेलिंग, तो इसलिए हमने उसको भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया। एक होता है बक्कल डिस्फेजिया, फेरेंजियल डिस्फेजिया एंड ईसोफेजियल डिस्फेजिया। बकल डिस्फेजिया में क्या होता है कि जब लेजन आ जाए, जो कि हमारा फर्स्ट फेज़ होता है, यानी जो बक्कल फेज़ होता है स्वेलिंग का, उसको वो लेजन अफेक्ट करे तो उसको हम कहेंगे बक्कल डिस्फेजिया। तो बहुत इजी है ये, यानी वो कौन सी लेजन्स होंगी जो फर्स्ट फेज़ को अफेक्ट करेंगी, तो वो डिजीज़ेस होंगी ऑफ द ओरल कैविटी, टंग, पैलेट, ठीक है। तो ये इस तरह का बकल डिस्फेजिया करवाएंगी। अब कॉमन जो कॉजेज़ होते हैं इस तरह के बकल डिस्फेजिया के, वो या तो पैलेट में कोई डिफेक्ट आ गया नंबर 1, जैसे क्लेफ्ट पैलेट की वजह से पेन डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलिंग में, या शॉर्ट पैलेट है, या पैरालिसिस हो गई है। इसी तरह टंग के पैरालिसिस से भी हो सकता है, कोई टंग की इमोबिलिटी हो गई है, फॉर एग्जांपल मैलिग्नेंसी की वजह से, तो बकल डिस्फेजिया होगा। स्लाइवेशन बिल्कुल डिमिनिश हो गई है, जिस तरह रेडिएशन म्यूकोसाइटिस में होता है, ठीक है। रेडिएशन की वजह से वो सिक्रीशंस नहीं बना पाते, सलाइवा नहीं बनता। ओरल कार्सिनोमा में भी बकल डिस्फेजिया होगा और सब म्यूकस फाइब्रोसिस। तो अब जो है फेरेंजियल डिस्फेजिया क्या होता है, जब हमारा डिस्फेजिया हो ड्यू टू द डिस्टर्बेंस इन द फेरेंजियल या सेकेंड फेज ऑफ द स्वेलिंग, ठीक है, यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो, लेकिन जो सेकंड फेज़ होता है हमारे स्वेलिंग का, यानी फेरेंजियल फेज़, उसमें कोई लीजन हो या डिस्टर्बेंस हो, तो उसमें अब कौन से कॉजेज़ होते हैं डिस्टर्बेंस के, वहाँ पे अगर टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड हैं या ओरोफेरिंक्स में कोई मैलिग्नेंसी है, इसमें भी पैलेट के डिफेक्ट्स आ जाते हैं। कॉन्स्ट्रक्टर जो मसल्स होते हैं फेरिंग्स के, उनके पैरालिसिस हो जाए, या प्लमर विंसन सिंड्रोम यानी फेरेंजियल वेब बन जाए, या कोई पैराफेरेंजियल ट्यूमर हो ग्लोबस हिस्टेरिकस की वजह से। ये क्या होता है, इसकी जो डायग्नोसिस होती है ग्लोबस हिस्टेरिकस की, या जिसको हम साइकोलॉजिकल डिस्फेजिया कहते हैं, ये सिर्फ हम तब बनाएंगे जब पेशेंट जो है वो उसको हमने फुली इन्वेस्टिगेट कर लिया है और कोई भी हमें उसमें ऑर्गेनिक पैथोलॉजी नहीं मिली, तो फिर हम कहेंगे कि इसको साइकोलॉजिकल डिस्फेजिया यानी ग्लोबस हिस्टेरिकस। इसके अलावा फेरेंजियल डिस्फेजिया होता है जब लैरिंक्स इमोबाइल हो, ठीक है। हमने पढ़ा था कि स्वेलिंग के दौरान लैरिंक्स जो है एंटीरियरली और अपवर्ड मूव करता है, तो इमोबिलिटी की वजह से डिस्फेजिया हो सकता है। एंड लडविग्स एंजाइना, ये फ्लोर ऑफ द माउथ को और नेक को अफेक्ट करने वाली लाइफ थ्रेटनिंग एक सेल्यूलाइटिस होती है, जो आगे हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसको कहते हैं लडविग्स एंजाइना। अच्छा जी, थर्ड आ जाता है हमारे पास ईसोफेजियल डिस्फेजिया। अब जब डिस्फेजिया हो, जब ईसोफेजियल स्टेज है, जिसको हम थर्ड स्टेज ऑफ स्वेलोइंग कहते हैं, उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस आ जाती है तो उसको ईसोफेजियल डिस्फेजिया कहेंगे। और उसके कॉमन कॉजेज़ हैं, अगर ईसोफेगस में स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, या अट्रेजिया हो गया है, लुमेन नैरो हो गया है, ठीक है, या ईसोफेजाइटिस, उसकी इन्फ्लामेशन हुई है ईसोफेगस की, एकलेजिया एंड डिफ्यूज स्पाज्म ऑफ द ईसोफेगस, ठीक है। एकलेजिया भी हमने पढ़ा है कि हमारे जो स्मूथ मसल फाइबर्स होते हैं वो रिलैक्स नहीं कर पाते, इसीलिए तो जो लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो क्लोज रहता है, ठीक है, और फूड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं एकलेजिया। इसके अलावा अगर ईसोफेगस में कोई फॉरेन बॉडी आ गई, या ईसोफेगस को कोई ट्रॉमा हुआ हो जैसे कोरोसिव से या इंस्ट्रूमेंटेशन से, ईसोफेगस का कोई ट्यूमर हो, या ईसोफेगस पे बाहर से कोई एक्सट्रिंसिक प्रेशर पड़ रहा हो जैसे किसी मेडिस्टिनल मास से या मैसिव गोइटर से, ठीक है, थायराइड जो एनलार्ज हो जाता है। और इसके अलावा हाइटिस हर्निया भी जो है वो ईसोफेजियल डिस्फेजिया कॉज करवाएगा। अब इनमें जो है डिस्फेजिया वाला पेशेंट आया अगर हमारे पास डिस्फेजिया की कंप्लेन के साथ, तो हम उसकी हिस्ट्री किस तरह लेते हैं, उससे भी हमने पहले ड्यूरेशन पूछना है कि आपको कब से है, फिर ऑनसेट कि ग्रेजुअली हुआ या सडनली हुआ डिस्फेजिया, देन हम प्रोग्रेशन पूछेंगे बढ़ता जा रहा है या कम हुआ है, सिवियरिटी एंड कैरेक्टर पूछेंगे उसका, यानी इसमें क्या पूछेंगे सिवियरिटी और कैरेक्टर में कि आपको ये डिस्फेजिया जो डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग है वो सॉलिड फूड्स के लिए या फिर लिक्विड फूड से हो रहा है। तो अगर सॉलिड्स के लिए जो डिस्फेजिया होता है मेनली जब कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होती है उस वजह से होता है, ठीक है। जबकि अगर लिक्विड्स के लिए डिस्फेजिया होता है तो वो कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, जिस तरह एकलेजिया कार्डिया, ठीक है। वही जो ईसोफेजियल एकलेजिया हमने पढ़ा, जिसमें स्मूथ मसल रिलैक्स नहीं होते और लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो क्लोज रहता है, उसी को हम कहते हैं ईसोफेजियल कार्डिया। इसके अलावा हमने ये भी पूछना है कि आपको ये जो डिस्फेजिया हो रहा है ये कंटिन्यूस है या आता जा रहा है इंटरमिटेंट है,
फिर एग्रेवेटिंग और उसके भी रिलीविंग फैक्टर्स, साथ में आपको कौन से एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमने इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करवानी है जो पेशेंट डिस्फेजिया का आया है, वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय द क्लिनिकल फाइंडिंग्स। तो एक्सरे से इवेल्यूएशन की जाती है। इसी तरह जो एकलेजिया है उसके लिए हम बैरियम स्वेलो करवाते हैं। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट और वाइटल है इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा एंडोस्कोपी भी मैंडेटरी होती है हर एक केस में जहाँ पे एग्नोसिस जो है वो डायग्नोसिस जो है वो अगर डाउट में है तो हम एंडोस्कोपी लाजमी करते हैं डिस्फेजिया के केस में। देन आता है हमारे पास अगला सिम्टम विच इज़ ओडिनोफेजिया। मैंने आपको बताया कि डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग इज डिस्फेजिया, लेकिन पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग को हम कहेंगे ओडिनोफेजिया। ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम है। और असल में ये जब पेनफुल ओरल और फेरेंजियल पैथोलॉजीज़ हो जो कि पेनफुल हैं, जैसे अगर ओरल या फेरेंजियल अल्सर्स बन गए हों या क्विंसी हो, रेट्रोफेरेंजियल एब्सेस, अक्यूट टॉन्सिलाइटिस एंड एपिग्लोटाइटिस, तो इस तरह की पेनफुल पैथोलॉजीज़ की वजह से पेन ड्यूरिंग स्वेलिंग होता है यानी ओडिनोफेजिया होता है। उसके बाद आ जाता है अगला सिम्टम हमारा विच इज़ द डिस्टर्बेंसेस ऑफ स्लाइवेशन। अच्छा देखिए, जो स्लाइवेशन की डिस्टर्बेंसेस होती हैं उनमें या तो पेशेंट कहेगा कि मुझे बहुत ज़्यादा स्लाइवेशन हो रही है, इंक्रीज स्लाइवेशन, या फिर वो डिक्रीज स्लाइवेशन के साथ भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम ज़ीरोस्टोमिया डिस्कस करते हैं। ज़ीरोस्टोमिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे जो माउथ है उसमें ड्राइनेस हो जाती है। ठीक है, इसको ड्राई माउथ भी कहते हैं। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि जो स्लाइवरी सिक्रीशंस है वो रिड्यूस हो गई है। तो ज़ीरोस्टोमिया जो है ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है इन डिस्फेजिया। ठीक है, हमने डिस्कस किया था ना बकल डिस्फेजिया में कि डिमिनिश स्लाइवेशन हो जैसे रेडिएशन म्यूकोसाइटिस की वजह से, तो वो भी बकल डिस्फेजिया करवाता है यानी डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, क्योंकि वो फूड वगैरह लुब्रिकेट नहीं हो रहा। ठीक है, क्योंकि हमारे स्लाइवा का लुब्रिकेट इफेक्ट है, स्लाइवा लॉस्ट हो गया तो लुब्रिकेशन नहीं हो रही और डिस्फेजिया हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है स्वेलिंग में। तो ज़ीरोस्टोमिया के फर्दर रीजंस है, वजूहत हैं। उसमें अगर स्लाइवरी कोई ग्लैंड में जो है लीजन आ गई है, या फिर जो स्लाइवेशन तो हुई है लेकिन उसका जो सिक्रीटरी पाथवे होता है टू द स्लाइवरी ग्लैंड, सॉरी जो सेंट्रल सिक्रीटरी पाथवे होता है टू द स्लाइवरी ग्लैंड, जैसे नर्व सप्लाई वगैरह उसकी वो कट ऑफ हो गई है, इंटरप्ट हो गई है। माउथ ब्रीदिंग की वजह से भी ज़ीरोस्टोमिया होता है। अगर पेशेंट का नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है और वो माउथ से ब्रीथ करता है तो उसमें भी उसका ड्राई माउथ हो जाता है। रेडियोथेरेपी से भी जो है वो ग्लैंड इन्फ्लेम होता है और ज़ीरोस्टोमिया हो जाता है। कुछ ड्रग्स जिनमें एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स मोस्ट कॉमनली हमें पता है कि ज़ीरोस्टोमिया करवाती हैं। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस में भी ज़ीरोस्टोमिया होता है। जॉगरन सिंड्रोम, ये भी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है जो कि हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को, स्पेशली जो हमारा लैक्रिमल और सलाइवरी ग्लैंड है उसको अफेक्ट करती है, और ड्राई आइज़ एंड माउथ ये होता है। ठीक है, इसके अलावा डायबिटीज़ में भी ज़ीरोस्टोमिया होता है एंड रीनल फेलियर की वजह से भी। तो अब ये ज़ीरोस्टोमिया हो गया यानी ड्राई माउथ। उसके बाद अगला है टायलिज़म। ठीक है, पी साइलेंट है। टायलिज़म क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फ्लो होता है पेशेंट को स्लाइवा का। ठीक है, अब इसमें टायलिज़म क्यों हो रहा है, क्यों उसका स्लाइवा ओवर प्रोड्यूस हो रहा है? क्योंकि इसमें एक तो नंबर 1 माउथ अल्सर्स की वजह से हो सकता है, या उसकी ओरल हाइजीन पुअर है, या कोई इरिटेशन हो गई है माउथ में, जिस तरह इल फिटिंग जो डेंचर्स होते हैं जो ब्रेसेस के बाद लगाए जाते हैं, या ब्रेसेस हो गए वो उसकी फिटेड नहीं है सही तरीके से, तो वो भी उसको ओवर सिक्रीशन ऑफ स्लाइवा करवाता है, क्योंकि फ्रिक्शन वगैरह हो रही है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए स्लाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इसी तरह अगर माउथ में या फेरिंग्स में, इसोफेगस में कोई ट्यूमर है तो स्लाइवा ओवर प्रोड्यूस होगा। कुछ ड्रग्स भी करवाती हैं स्लाइवा की ओवर प्रोडक्शन। मॉर्निंग सिकनेस अगर प्रेगनेंसी में हो तो उससे भी होगा। साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस में होता है, ज़ीरो भी हो रहा था और स्लाइवा डायलिज़म भी हो रहा है। और इसके अलावा वो पेशेंट जो कि स्वेलो अपना स्लाइवा जो है वो स्वेलो नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पा रहे? किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जो कि फेरिंग्स में है वो ऑब्स्ट्रक्शन, या फिर इसोफेगस में है, तो उनके मुंह में जो है बहुत ज़्यादा स्लाइवा होगा क्योंकि वो स्वेलो नहीं कर पा रहे। तो ये जो स्लाइवा को ऑब्स्ट्रक्शन आई है उससे उनका ड्रूलिंग ऑफ स्लाइवा होगी। ठीक है, उनके माउथ कॉर्नर ऑफ माउथ से वो स्लाइवा बह रहा होगा। ठीक है, ड्रूल हो रहा होगा। तो ट्रू सेंस में ये असल में ये वाला जो रीज़न है, ये एक्सेसिव प्रोडक्शन नहीं हो रही स्लाइवा की, लेकिन ये आगे ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है फ्लो को, उस वजह से स्लाइवा ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स इट। उसके बाद आता है हमारे पास टेस्ट की डिस्टर्बेंसेस। अच्छा, तो टेस्ट में जो डिस्टर्बेंस आती हैं जिसके साथ पेशेंट ज़्यादातर कंप्लेन के साथ आता है, वो एक तो या तो यूनिलेटरल एक साइड का, या बायलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट हो जाता है कि मुझे इस साइड से या दोनों साइड से टेस्ट नहीं आ रहा। ठीक है, किसी भी चीज़ का। और या तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिमिनिश हो जाता है, या परवर्ट टेस्ट होता है, यानी उनको मेटालिक टेस्ट आ रहा होता है या बिटर टेस्ट आ रहा होता है जबकि चीज़ स्वीट होती है। ठीक है, तो उसको कहते हैं परवर्टेड।
तो लीजन्स जो है इसमें टंग में जो प्रेजेंट होंगी वो या तो टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं हमारे उनका लॉस करवाती हैं, ठीक है, या जो सेंट्रल हमारे टेस्ट के पाथवे होते हैं, जो नर्व सप्लाई होती है, उसमें कोई जो है लेजन आ गई है, या फिर हायर जो सेंटर्स हैं हमारे टेस्ट के न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्ट सोलिटेरियस वगैरह, उनमें जो है कोई लेजन आ गई है। कोई भी वजह हो सकती है। अब इसमें जो कॉमन जो टेस्ट की डिस्टर्बेंस है, जो पेशेंट कहेगा मुझे टेस्ट नहीं फील हो रहा किसी चीज़ का, उसमें कॉमन जो डिस्टर्बेंस है, एक तो हमारी जो फेशियल नर्व होती है उसकी पैरालिसिस, क्योंकि फेशियल की पैरालिसिस होगी तो वो कॉर्डा टिम्पनी जो उसी की ब्रांच है उसको इन्वॉल्व करेगी, उसकी भी पैरालिसिस होगी, ठीक है। हमारे एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग को ये कॉर्डा टिम्पनी करती है, इसमें लेजन हो सकती है। दूसरा, अगर एयर की सर्जरी हुई है पेशेंट की, तो उससे भी उसकी फेशियल जो है नर्व डैमेज हुई है, या उसकी कॉर्डा टिम्पनी, क्योंकि वो एयर से पास करती है, तो एयर सर्जरी वाला भी इस कंप्लेंट से आ सकता है। हैवी कोटिंग ओवर द टंग, ठीक है, स्पेशली जो कैंडिडिया वगैरह इन्फेक्शन होता है उसमें भी कोटिंग बन जाती है टंग पे, उसकी वजह से भी टेस्ट परवर्ट या डिमिनिश हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन जिस तरह मैंने आपको बताया, थ्रश जिसको कहते हैं, कैंडिडिया एल्बिकन्स की वजह से, वो भी ये करवाएगा डिस्टर्बेंस ऑफ द टेस्ट। इसके अलावा पार्शियल या टोटल रिमूवल ऑफ द टंग हो जाए, अगर किसी का टंग ही नहीं रही तो टेस्ट नहीं आएगा। ज़ीरो स्टोन में ड्राई माउथ में भी होगा, जब सिक्रीशंस जो हैं ड्राई हो जाएं, ठीक है, और इसके यानी ड्राइनेस हो जाए माउथ की ड्यू टू रिडक्शन इन सलाइवरी सिक्रीशन। फंक्शनल एंड साइकोजेनिक टेस्ट डिस्टर्बेंस भी होती है, और या फिर अगर टेस्ट सेंटर में जो है लेशंस आ जाएं। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा इन्फॉर्मेशन के लिए याद रखिएगा कि डिस्क्योसिया या जिसको पैरागोसिया कहा जाता है, ये असल में टेस्ट ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट की ही डिस्टोर्शन हो जाए इसको कहेंगे, ठीक है। डिस्कोसिया के साथ पेशेंट को एगोसिया भी हो सकता है। एगोसिया का मतलब कम्प्लीटली लैक ऑफ टेस्ट सेंसेशन हो, और हाइपो मतलब डिक्रीज, तो डिक्रीज इन द टेस्ट सेंसिटिविटी को हाइपोगोसिया कहेंगे। और डिस या पैरा क्या था कि डिस्टोर्शन हो जाए। अगला आता है हमारे पास सिम्टम राइनोलेलिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइनोलेलिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की जो आवाज़ होती है ना, उसका जो आवाज़ का टोनल कैरेक्टर होता है वो चेंज हो जाता है, उसकी टोन। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि उसकी जो रेजोनेटिंग रीजन्स होते हैं, जिस तरह हमारी नेज़ल कैविटी हो गई, माउथ हो गया, उनमें जो रेजोनेटिंग ये इस तरह के रीजन्स हैं उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, तो रेजोनेंस नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से उसके जो वॉइस की जो टोनल कैरेक्टर है वो चेंज हो गया है, उसको कहते हैं राइनोलेलिया। तो राइनोलेलिया एपर्टा होता है और दूसरा राइनोलेलिया क्लॉजा। एपर्टा में क्या होता है, इसको हम नेज़ल वॉइस भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें असल में नाक से वॉइस आ रही है। ये क्यों होता है? जब हमारा जो नेज़ोफेरेंजियल स्फिंक्टर होता है ना, उसका क्लोजर इनकम्प्लीट हो, वो सही से क्लोज ना कर पाए, उसके नतीजे में क्या होगा, जब पेशेंट बोलेगा तो उसकी जो एयर है वो नाक से जो है लीक हो रही है, क्योंकि स्फिंक्टर बंद नहीं हुआ सही से, तो नाक से आवाज़ निकल रही है, तो उसको कहेंगे नेज़ल वॉइस या फिर राइनोलेलिया एपर्टा। तो ये नाक से आवाज़ क्यों जा रही है, स्फिंक्टर क्यों जो है इनकम्प्लीटली क्लोज हुआ है? क्योंकि या तो उसको क्लेफ्ट पैलेट है, या उसके पैलेट शॉर्ट है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पैलेटल मूवमेंट लिमिटेड है पैरालिसिस की वजह से। और इसके अलावा ठीक है, पैरालिसिस की वजह से उसकी पैलेट की मूवमेंट्स जो है वो लिमिट हो गई हैं। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि या तो उसकी पैलेट की मूवमेंट जो है किसी मैकेनिकल इम्पिडेंस की वजह से जो है लिमिट हुई है, मैकेनिकली कोई चीज़ से उसको मूव नहीं होने दे रही, लिमिट कर दिया उसने, तो नेज़ल वॉइस प्रोड्यूस होगी, राइनोलेलिया एपर्टा। उसके बाद दूसरी टाइप थी राइनोलेलिया क्लॉजा, इसको हम बकल वॉइस कहेंगे, ठीक है। वो नेज़ल वॉइस थी और ये बकल वॉइस है। अब ये क्यों हो रही है? क्लॉजा असल में ना जब ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन नोज़ में हो और नेज़ोफेरिंक्स में, ठीक है, ये ऑब्स्ट्रक्टिव लेजन है, यानी नोज़ से आवाज़ नहीं जा रही, तो इसमें नेज़ल रेजोनेंस नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो कंट्रीब्यूशन नेज़ल रेजोनेंस की होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं हो रही क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है। तो इसमें पेशेंट जो है प्रॉपरली जो है एम लेटर जो है इस तरह के लेटर्स प्रोनाउंस नहीं कर पाएगा। एम, एन, ये हम बोल के देखें तो हमारे नाक से जो है रेजोनेंस हो रही है, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो इस तरह के लफ्ज़ बोल ही नहीं पाएगा। तो क्या वजूहत होती है इस तरह के राइनोलेलिया क्लॉजा की? क्यों नेज़ोफेरिंक्स या नोज़ ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है? या तो इनलार्ज्ड एडिनॉइड्स हैं, ठीक है, ये जो हमारे लिम्फोइड टिश्यूज़ होते हैं, या फिर इसके अलावा कॉमन कोल्ड की वजह से उसका जो है नाक बंद है, नेज़ल पॉलीपाई की वजह से, डीएनएस यानी डेविएटेड नेज़ल सेप्टम है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करवा रहा है, या कोई ग्रोथ हो गई है नेज़ल या नेज़ोफेरेंजियल। इसके अलावा कॉर्नल अट्रेजिया, ठीक है, ये भी कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है जहाँ पे जो बैक होता है हमारी नेज़ल पैसेज का वो ब्लॉक हो जाता है किसी भी बोनी या सॉफ्ट टिश्यू की एबनॉर्मलिटी की वजह से, ठीक है। ये हो गया राइनोलेलिया।
इसके अलावा कौन से सिम्टम होते हैं जो पेशेंट प्रेजेंट करता है हमारे पास? एबनॉर्मल अपीयरेंस। एबनॉर्मल अपीयरेंस यानी देखिए कुछ जो पेशेंट्स होते हैं ना वो अपने ही ओरल जो कैविटी है और ओरोफेरिंक्स को जब मिरर में देखेंगे तो वो अपने सेवरल पार्ट्स अपनी ओरल कैविटी वगैरह के देख सकते हैं, ठीक है। तो पेशेंट जो है ना नोटिस कर सकता है कि भाई ये चीज़ जो है भाई ओरल कैविटी में एबनॉर्मल फाइंडिंग है, कुछ अचानक से अगर डेवलप हो गया है, ठीक है, या ओरोफेरिंक्स में भी, तो वो फिजिशियन के पास जाता है कि भाई मुझे ये मसला हो गया, ये एबनॉर्मलिटी हो गई है। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटी यानी एबनॉर्मल अपीयरेंस में क्या हो सकता है? कोई उसको ऐसी स्वेलिंग नज़र आ सकती है, ग्रोथ, या टंग पे कोई कोटिंग आ गई है, फिस्टुला बन गया है, कोई अल्सर बन गया है, क्लेफ्ट पैलेट, बाइफिड यूविला, ठीक है, जिसको डबल यूविला बन जाते हैं। इस तरह के एबनॉर्मल अपीयरेंस भी सिम्टम होता है। देन आता है ट्रिस्मस। ट्रिस्मस का क्या मतलब होता है? ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड वर्ड है। इसका मतलब है इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ, ठीक है, मुंह खोल नहीं रहा पेशेंट का। तो इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। इसके जो कॉजेज़ हैं वो या तो हमारा जो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट है इसमें कोई लेजन आ गई है, या जॉइंट के अराउंड, ठीक है, उसमें आ गई है, या उसके अराउंड आ गई है, या मसल्स में या मैंडिबल में कोई मसला है, ओरल कैविटी में या ओरोफेरिंक्स में, एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल में, या इवन जो कोई सिस्टमिक डिजीज़ होती है जैसे टेटनस हो गया, उसकी वजह से भी ट्रिस्मस हो सकता है, ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से जो टेटनस इन्फेक्शन होता है उसमें भी हमने पढ़ा है कि ट्रिस्मस होता है, इनएबिलिटी टू ओपन द माउथ। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कॉमन कॉजेज़ होते हैं ट्रिस्मस के हमारी ओरल कैविटी में और ओरोफेरिंक्स में, क्यों ये ओपन नहीं हो पा रहा माउथ, उसमें नंबर 1 क्विंसी, इसके अलावा डेंटल एब्सेस की वजह से, ठीक है, पस बन जाती है डेंटल एब्सेस, अल्सरेटिव लेजन्स हो जाए अगर माउथ में, सब म्यूकोस फाइब्रोसिस, ट्रॉमा और फ्रैक्चर्स अगर हो जाए, या फिर अगर कोई ओरल कैंसर हो गया तो वो भी ट्रिस्मस करवा सकता है। देन आता है हमारे पास माउथ अल्सर्स, ठीक है। माउथ अल्सर्स की जो डिटेल है वो हम चैप्टर नंबर 35 में देखेंगे। स्टोमेटाइटिस एंड माउथ अल्सर्स वाला चैप्टर है, उसमें फर्दर डिटेल है, ठीक है, वहीं पे हम माउथ अल्सर के सिम्टम्स देखेंगे। अगला सिम्टम है बर्निंग सेंसेशन इन द माउथ। ये भी बहुत ही कॉमन कंप्लेन होती है जिसके साथ पेशेंट आते हैं कि हमारा जो मुंह है उसमें हमें जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है। तो इसमें जो मोस्टली सीन पेशेंट्स होते हैं ना उनको ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है, या उनको इन्फ्लामेशन हो जाती है माउथ की जिसको स्टोमेटाइटिस कहते हैं, या टंग की इन्फ्लामेशन ग्लोसाइटिस। विटामिन्स की डेफिशिएंसी में भी ये बहुत कॉमन कंप्लेन होती है, ठीक है, या इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में, या अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा एक्सेसिव स्पाइसी फूड्स का यूज़ करता है या इरिटेंट्स का। जियोग्राफिकल टिश्यू या फिशर टंग भी हो सकती है जो बर्निंग सेंसेशन करवाए, और माउथ अल्सर्स में भी जो है बर्निंग सेंसेशन ऑफ द माउथ होगी। देन है हेलिटोसिस। हेलिटोसिस का मतलब होता है बैड ब्रेथ फ्रॉम द माउथ। अच्छा, यहाँ से ये जो टॉपिक्स है ना ये पुराने एडिशन में जो है नहीं है गिवन, हेलिटोसिस वगैरह, वहाँ पे बस माउथ अल्सर्स तक ही लिखा हुआ है। तो ये टॉपिक्स आप न्यू एडिशन से कवर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रेथ फ्रॉम माउथ। अगर ये लॉन्ग टाइम तक रही तो मेनली किसी पैथोलॉजी की वजह से होती है, यानी मुंह से बदबू आना अगर बहुत टाइम से है पेशेंट को तो वो कोई पैथोलॉजी है अंडरलाइन जिसकी वजह से उसके मुंह से स्मेल आती है, ठीक है। और बैड ब्रेथ जो है वो ब्रीफ टाइम के बाद भी हो सकती है, यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ स्पेसिफिक खाना खाया हो जिससे बैड ब्रेथ होता है, जैसे हमें पता है प्याज, लहसुन वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अब आप जो है सोच रहे होंगे कौन से कॉमन कॉजेज़ कौन से होते हैं हेलिटोसिस के, ठीक है, क्यों बैड ब्रेथ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो हमें पता है अगर पुअर ओरल हाइजीन हो या डेंटल हाइजीन पुअर हो तो वो भी हेलिटोसिस करवाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डेंटल प्रॉब्लम हो जैसे कि कैविटीज़ वगैरह बन गई हो माउथ में, तो जैसे कीड़ा लग जाता है हम कहते हैं, तो वो भी हेलिटोसिस करवाएगा। गम्स में पैथोलॉजी जैसे क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस, जो हमारा पेरिडोंटल टिश्यू होता है ना उसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है किसी बहुत ज़्यादा, अगर जब प्लैक डेंटल प्लैक जमा हो जाए उसकी वजह से, उसको हम कहते हैं क्रोनिक पेरिडोंटाइटिस, तो वो भी हेलिटोसिस करवाएगा। ड्राई माउथ वाला जो पेशेंट है उसको भी हेलिटोसिस होगी, ठीक है, सलाइवा जिनका सिक्रीट नहीं होता। और क्रोनिक इन्फेक्शंस इन द ओरल कैविटी एंड फेरिंग्स, जैसे कि अगर क्रोनिक टॉन्सिलाइटिस है उसमें भी होता है हेलिटोसिस। अगर किसी को कांस्टेंट पोस्ट नेजल ड्रिपिंग हो रही है जैसे कॉमन कोल्ड या वायरल इन्फेक्शंस में होता है, जो पोस्ट नेजल ड्रिपिंग होती है, पानी बह रहा होता है नाक के पीछे, उसमें भी हेलिटोसिस होगा। कोई क्रोनिक इलनेस जहाँ पे पेशेंट जो है ओरली बात नहीं कर पा रहा तो वो भी हेलिटोसिस करवाएगी ऐसी क्रोनिक इलनेस। गर्ड यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में भी क्रोनिक हेलिटोसिस होता है।
अनकंट्रोल जो डायबिटीज़ वाला पेशेंट होता है, शुगर कंट्रोल नहीं है, तो वो सिस्टमिक डिजीज़ भी हेलिटोसिस करवाएगी और स्मोकिंग एंड टोबैको जो यूजर्स हैं उनमें भी हेलिटोसिस होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कॉजेज़ आपको याद होने चाहिए कि हेलिटोसिस कौन सी वजूहत की वजह से हो सकती है। ठीक है, अगला जो सिम्टम है वो है हमारे पास फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट। ठीक है, थ्रोट में ऐसे लगे कि कोई लंप है, कोई मांस है। तो इसमें जो है कभी कभार जो पेशेंट है ना कंप्लेन करते हैं कि हमें लंप या ऐसे महसूस हो रहा है कि गले में कोई चीज़ है, ठीक है, फंसी हुई है या कोई लंप है। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबस फेरेंजियस। ठीक है, इस पे पास्ट रेसिक्यू भी आ गया है कि व्हाट इज़ ग्लोबस फेरेंजियस या ग्लोबस हिस्टेरिकस। तो वो यही होता है कि पेशेंट कंप्लेन करे लंप या समथिंग इन द थ्रोट। असल में ये परसिस्टेंट या इंटरमिटेंट भी हो सकता है, मतलब हर वक्त ही रहेगा, ऐसे लगेगा लंप है, या इंटरमिटेंट भी हो सकता है। ठीक है, नॉन पेनफुल सेंसेशन होती है, मतलब पेन नहीं होता इसमें, उस लंप में या फॉरेन बॉडी इन द थ्रोट में पेन नहीं होगा, बस ऐसे सेंसेशन महसूस होती है। तो इसमें में डिफरेंट कॉजेज़ होते हैं कि आपको ये लंप क्यों फील होता है थ्रोट में। उसमें गर्ड की वजह से हो सकता है पेशेंट को, या उसका जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का फंक्शन है वो एबनॉर्मल हो गया है। ठीक है, ईसोफेजियल मोटर डिसऑर्डर है, ठीक है, मोटिलिटी नहीं हो रही, या जो हमारी बेस ऑफ द टंग होती है ना, जहाँ पे उसकी अटैचमेंट है, वहाँ पे हाइपरट्रॉफी जब हो जाए तो वो भी लंप की फीलिंग करवाता है थ्रोट में। रेट्रोवर्टेड एपिग्लोटिस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन जो कॉज जो होता है ज़्यादातर फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट का वजह जो बनता है वो है रेट्रोवर्टेड एपिग्लोटिस। ठीक है, इसकी वजह से ग्लोबस हिस्टेरिकस या डिस्फेजिया या सोर थ्रोट भी होता है। तो इसमें होता क्या है, जो हमारा एपिग्लोटिस है ना वो आके कवर कर देता है रिमा ग्लोटिस को। ठीक है, जब इवन स्पेशली जब इंस्पायरेशन हो रही होती है तो उसके दौरान एयर फ्लो को जो है ब्लॉक कर देगा। यानी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मतलब एपिग्लोटिस एबनॉर्मली मूव कर रहा है और हमारे एयरवे को ही जो है इंस्पायरेशन के दौरान ब्लॉक कर रहा है। तो इंस्पायरेशन ही नहीं होगी तो पेशेंट रेस्पिरेटरी फेलियर में जा सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं रेट्रोवर्टेड एपिग्लोटिस और ये लंप की फीलिंग करवाता है थ्रोट में। पोस्ट थायरॉयडेक्टमी के बाद भी ऐसा लगता है कि थ्रोट में लंप है, थायरॉयड निकालने के बाद, ठीक है, सर्जरी के बाद। फियर ऑफ मैलिग्नेंसी, ऐसे पेशेंट को फियर होता है कि मुझे कोई मैलिग्नेंसी हो सकती है, तो ये ग्लोबस हिस्टेरिकस होगा। और साइकोलॉजिक फैक्टर्स एंड स्ट्रेस की वजह से भी उसको अगर हो रहा है, लंप की फीलिंग हो रही है, गले में महसूस हो रही है, तो वो ग्लोबस हिस्टेरिकस है। ठीक है, या फीलिंग ऑफ लंप इन द थ्रोट। उसके बाद आता है अगला सिम्टम, ये भी जो है ओरल एंड फेरेंजियल डिजीज़ में होता है, विच इज़ अ कफ। ठीक है, वैसे तो फ्रीक्वेंट प्रॉब्लम ये लैरिंग्स की डिजीज़ में होती है जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, या ट्रैकिया में कोई मसला हो या ब्रोंकस में और लंग्स में। लेकिन ये फेरिंग्स की जो डिजीज़ हैं उनमें भी जो है हो सकता है, बहुत सी फेरिंग्स की डिजीज़ में खांसी यानी कफ हो सकती है। क्यों होता है कफ जो है फेरेंजियल डिजीज़ में, ये याद रखिएगा, ड्राई कफ नहीं, यूजुअली जो है ड्राई होती है और नॉन प्रोडक्टिव किस्म की होगी। ठीक है, क्योंकि फेरिंग्स में अराइज कर रही है तो इसमें स्पूटम वगैरह नहीं होता, ड्राई होती है, नॉन प्रोडक्टिव होगी। तो उसमें कॉमन जो इसके और इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं, कॉमन और इम्पॉर्टेंट जो कॉजेज़ होते हैं कफ़ के ड्यू टू फेरेंजियल डिजीज़ उसमें और रिलेटेड डिजीज़ उसमें आते हैं हमारे पास। एक तो अगर पोस्ट नेज़ल ड्रिपिंग हो रही है, इससे हेलिटोसिस भी हो रहा था, ठीक है, इससे कफ़ भी होती है। एलर्जिक फेरेंजाइटिस में स्मोकिंग की वजह से भी कफ़ होती है। अगर यूवेरिया बहुत ज़्यादा एलोंगेटेड है, पेशेंट अगर माउथ ब्रीदर है नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह की वजह से, तो उसमें भी कफ़ होगी क्योंकि इरिटेट हो सकता है। ड्राई एंड हॉट वेदर भी कफ़ करवाएगा, गर्ड से भी होगी। फेरेंजियल डाइवर्टिक्यूलम और एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ड्रग्स जो होती हैं वो भी कफ़ करवाती हैं। ठीक है, ये भी हमने फार्मा में डिस्कस किया था। उसके बाद अगला सिम्टम है ब्लीडिंग। अब देखिए कभी कभार पेशेंट जो है ना कंप्लेन के साथ आता है कि मेरे माउथ से जो है मुझे ब्लीडिंग हो रही है। अब ये ब्लीडिंग ओरल कैविटी से भी हो सकती है, उसके गम से भी हो सकती है, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स या इवन नोज़ एंड नेज़ोफेरिंग्स से भी हो सकती है। तो हेमेटिमेसिस जो है ये क्या होता है, ये वॉमिटिंग आउट ऑफ द ब्लड को हम कहते हैं हेमेटिमेसिस। ठीक है, और बहुत से केसेस में ये वैसे ईसोफेगस से होती है या स्टमक से होती है, इसको हम हेमेटिमेसिस कहेंगे, ब्लीडिंग वर्ड यूज़ नहीं करेंगे। ब्लीडिंग जो है बाकी ओरल कैविटी वगैरह ओरोफेरिंग्स इनसे जो है होगी तो हम वर्ड यूज़ करेंगे, लेकिन वॉमिट में अगर आ रही है तो उसको हम हेमेटिमेसिस कहेंगे। देन आता है डिसआर्थरिया। अब डिसआर्थरिया आप सोच रहे होंगे क्या है, कि असल में जब स्पीच की आर्टिकुलेशन में डिफ़िकल्टी हो तो उसको हम डिसआर्थरिया कहेंगे। ठीक है, हम बोलते हैं ना, स्पीच पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया है कि हमारे लिप्स वगैरह ये सब आर्टिकुलेट करते हैं,
तो उसमें अगर आर्टिकुलेशन में स्पीच आर्टिकुलेशन में डिफ़िकल्टी हो तो उसको डिसआर्थरिया कहेंगे। ये भी किसी लोकल पैथोलॉजी की वजह से हो सकता है, जो हमारे आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनमें पैथोलॉजी हो गई है, या फिर जो हमारा न्यूरोमस्कुलर बंडल है या उसके जो कनेक्शन है हायर सेंटर्स के साथ, या हायर सेंटर के अंदर खुद उसमें जो है कोई भी पैथोलॉजी हो सकती है। ठीक है, आर्टिकुलेटिंग स्ट्रक्चर्स में न्यूरोमस्कुलर बंडल से लेके हायर सेंटर तक या खुद हायर सेंटर्स में पैथोलॉजी होगी तो वो डिसआर्थरिया करवाएगा, डिफ़िकल्टी इन स्पीच आर्टिकुलेशन। देन फॉरेन बॉडी आ जाता है। अब फॉरेन बॉडी भी हम फेरिंग्स में भी फंसती है, जिस तरह हमने लैरिंग्स में पढ़ा था, तो इसकी इन्फेक्शन फेरिंग्स में भी क्वाइट कॉमन होती है। अच्छा, तो फॉरेन बॉडी का मतलब इम्पैक्ट फेरिंग्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है। कोई भी जो इंजेस्टेड फॉरेन बॉडी होती है वो टॉन्सिल्स वाला जो एरिया होता है वहाँ पे फंस सकती है, लॉज हो सकती है, या हमारी जो बेस ऑफ द टंग है वहाँ पे, वेलिक्यूला में, पायरिफॉर्म फोसा में भी लॉज हो सकती है। अब ये जो इस तरह की प्लेसेस हैं इनमें ज़्यादातर जो शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, नुकीले ऑब्जेक्ट, जैसे फ़िश बोन हो गई या कोई नीडल हो गई, वो फंस जाती हैं। ठीक है, अब मोस्ट कॉमन जो साइट ऑफ इम्पैक्ट होता है इस तरह की फॉरेन बॉडीज़ का, इंजेस्टेड फॉरेन बॉडीज़ का, वो आपने याद रखना है कि हमारा जो क्रिकोफेरेंजिस स्फिंक्टर होता है उससे ऊपर होंगी या उस पर ये जो है इम्पैक्ट होंगी, फंस जाएंगी। ठीक है, इस क्रिकोफेरेंजिस स्फिंक्टर पे। अब ये जो साइड ऑफ इम्पैक्ट होती है फॉरेन बॉडी की, वो असल में उस फॉरेन बॉडी के साइज़ पे भी डिपेंड करता है और उसकी शेप पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके इम्पैक्ट जो है उसका फंस जाना। तो बच्चों में जो है, बच्चे इसका ज़्यादातर विक्टिम्स होते हैं, क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अपने माउथ में डाल देते हैं, तो उनमें टेंडेंसी होती है कि फॉरेन बॉडीज़ इम्पैक्ट हो। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उनके एरोडाइजेस्टिव ट्रैक में लॉज हो जाते हैं जब वो बच्चे खेल रहे होते हैं। अब एडल्ट्स की बात करें तो उनमें जो फॉरेन बॉडी है वो एक्सीडेंटली या तो लॉज हो जाती है, या फिर जो साइकोटिक एडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें वो मतलब खुद ही सुसाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जो है अपने मुंह में जो है फॉरेन बॉडी जो है डाल देते हैं कोई भी। तो कॉमन जो फॉरेन बॉडीज़ होती हैं फेरिंग्स में वो आपने याद रखनी है। इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं पास्ट में। कॉइन्स फंस सकते हैं, ठीक है, फ़िश बोन, मीट बोलस, चिकन की बोन, डेंचर जो ब्रेसेस होते हैं, सेफ्टी पिन या फिर नीडल एक्सेट्रा। ठीक हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास नेज़ल रीगर्जिटेशन। नेज़ल रीगर्जिटेशन क्या होता है? देखिए, जब हम स्वेलो करते हैं ना तो हमारी जो सॉफ्ट पैलेट होती है वो हमारे जो नेज़ोफेरिंक्स है उसको क्लोज़ करती है, ताकि जो हमारा फूड है वो उससे ऊपर ना जाए। ठीक है, नाक में ना चला जाए, तो सॉफ्ट पैलेट जो है वो नेज़ोफेरिंक्स को क्लोज करती है। बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो नेज़ल रीगर्जिटेशन होती है, यानी बैक फ्लो हो रहा होता है फूड का नाक के अंदर, स्पेशली लिक्विड्स जो है बैक फ्लो होते हैं जब हम खाना खा रहे हैं या स्वेलो करते हैं। इनकी डिफरेंट वजूहत होती हैं, या तो पैलेट की पैरालिसिस हो गई है, सॉफ्ट पैलेट की जो बंद करती है ना, तो पैरालिसिस हो गई है, या वहाँ पैलेट में परफोरेशन हो गई है, या वो बहुत छोटी है, शॉर्ट पैलेट है। क्लेफ्ट पैलेट की वजह से भी हो सकता है, या ओरो एंड्रल फिस्टुला। ठीक है, मैक्सिलरी साइनस में और ओरल कैविटी में आपस में फिस्टुला कम्युनिकेशन बन जाए तो वो भी नेज़ल रीगर्जिटेशन करवाएगा। उसके बाद आता है अगला सिम्टम विच इज़ अ नेक मास या स्वेलिंग। तो देखिए, पहले जो था हमने थ्रोट में लंप वाला सिम्टम डिस्कस किया। अब जो है नेक में कोई मास या स्वेलिंग जो है उसके साथ जो है पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है। तो इसकी डिटेल हम चैप्टर नंबर 54 जो है नेक मास वाला चैप्टर है, हेड एंड नेक एंड जनरल ईएनटी वाले सेक्शन में, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा है एयर एक्ट एंड डेफनेस। ये लास्ट टॉपिक है। देखिए, कान में दर्द और डेफनेस हो जाना। अब ओरल कैविटी की जो डिजीज़ होती हैं और ओरोफेरिंक्स की, ये कान में दर्द भी करवा सकती हैं और डेफनेस भी करवा सकती हैं। तो कान का जो दर्द यानी एयर एक्ट जो है मोस्ट कॉमन सेंसरी इनर्वेशन की वजह से होता है। ठीक है, तो उसकी सेंसरी इनर्वेशन की वजह से दर्द होता है। अब डेफनेस क्यों होती है? जब हमारा यूस्टेशन ट्यूब का फंक्शन जब डिस्टर्ब हो तो उसमें कंडक्टिव टाइप ऑफ डेफनेस होती है, हमने एयर में डिस्कस किया है। तो कॉमन कॉजेज़ क्या होते हैं जिसमें एयर एक्ट या डेफनेस हो? या तो क्लेफ्ट पैलेट है, ठीक है, पैलेटल पैरालिसिस, टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा इनलार्ज्ड हैं या एडिनॉइड्स इनलार्ज्ड हैं, रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस यानी इन्फ्लामेशन हो रही है टॉन्सिल्स की, या फेरेंजाइटिस हो रहा है बार बार, तो वो भी लीड करेगा टू एयर एक एंड डेफनेस। दैट्स इट। उसके बाद समरी देख लें। हमने इस चैप्टर में जो की पॉइंट्स और समरी देखें, तो सोर थ्रोट हमने कहा था कि बहुत ही कॉमन मोस्ट कॉमन सिम्टम जो फेरेंजियल डिजीज़ का होता है वो सोर थ्रोट होता है। ठीक है, फिर हमने कहा कि एडल्ट्स में जो क्रोनिक फेरेंजाइटिस है उसकी वजह से होता है, और बच्चों में जो है अक्यूट टॉन्सिलाइटिस की वजह से सोर थ्रोट होता है, टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन। अब डायग्नोसिस जो है साइकोलॉजिकल डिस्फेजिया का या ग्लोबस हिस्टेरिकस जिसको हम कहते हैं, ये हम तब करेंगे
ग्रेट कॉशन के साथ हमने डायग्नोसिस करनी होती है। ओनली जब हम थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर लें तो हम कहेंगे भाई पेशेंट को साइकोलॉजिकल डिस्फेजिया है। तो एयर एग, कान में दर्द भी जो है ये भी पैथोलॉजी हो सकती है माउथ में और फेरिंग्स में, और कभी कभार ये ओनली सिम्टम भी हो सकता है। दैट्स इट। BCQ देख लें। एक फीमेल पेशेंट आई, उसको कंप्लेन थी कि उसको डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग हो रही है, और कंसल्टेंट उसने सस्पेक्ट किया कि उसको कोई प्रॉब्लम उसके फेरेंजियल फेज़ ऑफ स्वेलिंग में है, ठीक है, जो सेकंड फेज़ होता है, तो सॉरी जो हमारे पास सेकंड फेज़ ऑफ स्वेलिंग में उसको प्रॉब्लम है। तो इनमें से आप बताएं कि मोस्ट लाइकली उसमें पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है उस फीमेल में। उसका आंसर है प्लमर विंसन सिंड्रोम, क्योंकि हमें पता है कि इसमें फेरेंजियल वेब फॉर्मेशन हो जाती है, तो फेरिंग्स में यही प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो ये ईसोफेगस का ये भी सारी ईसोफेजियल की प्रॉब्लम्स हैं। अगर सिनेरियो में ईसोफेजियल डिस्फेजिया होता तो हम ये ऑप्शन क्लिक करते, ठीक है। अब एक कुछ सर्जरीज जो है परफॉर्म की गई पेशेंट पे, और पोस्ट ऑपरेटिवली उसने कंप्लेन किया कि मुझे टेस्ट की सेंसेशन मेरी लॉस हो गई है, एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग से ऑन वन साइड हुआ है। तो फॉलोइंग सर्जरी जो है कौन सी की गई है इस पेशेंट पे जिसकी वजह से उसका टेस्ट जो है लॉस हो गया है। तो हमारी जो है इसमें आपको पता है कि कॉर्डा टिम्पेनी नर्व अगर इंजर हो जाए तो उससे होता है, तो ईयर की सर्जरी में फेशियल नर्व या कॉर्डा टिम्पेनी इंजर होती है तो मैस्टोडेक्टमी इसका ऑप्शन है। चाइल्ड केम विद कंप्लेन ऑफ द सम चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द वॉइस। फिजिशियन जो है उसने कहा कि इसको राइनो ले लिया, एपर्टा है, ठीक है, एक क्लोजा था, एपर्टा नेज़ल वॉइस थी। तो कौन सी जो कंडीशन है मोस्ट लाइकली इस वॉइस चेंज का बायस बनी है। तो नेज़ल वॉइस जो हो रही है क्यों हुई है, क्योंकि जब एयर जो है लीक हो जाए हमारे नेज़ोफेरिंक्स के अंदर, ठीक है, इम्प्रॉपर क्लोजर होता है नेज़ोफेरिंजियल स्फिंक्टर का, तो सॉफ्ट पैलेट से जो है वो नोज़ के अंदर लीक हो रही है एयर, तो क्लेफ्ट पैलेट की वजह से हो सकता है। क्योंकि बाकी सारे जो कॉजेज़ गिवन है ये तो ऑब्स्ट्रक्टिव कॉज है, ये भी ऑब्स्ट्रक्टिव है, और लेरिंजियोमैलेशिया जो है लैरिंक्स से रिलेटेड है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव वाले में हमारे पास राइनोलेलिया क्लोजा होता है, ठीक है, जिसमें नोज़ से साउंड नहीं जा पाती और रेजोनेंस नहीं होती, तो राइनोलेलिया क्लोजा। दैट्स इट। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 33, क्लिनिकल एग्जामिनेशन थ्रोट की और नेक की किस तरह की जाती है।